गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम यूपी पीजीटी एग्ज़ाम के सिलेबस के विषय में समझेंगे और यूपी पीजीटी के हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को हम विशेष रूप से समझेंगे कि यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए एक क्या सिलेबस है और इसकी क्या रणनीति हो, किस तरह से हम पढ़ें कि इसे हम क्वालिफाई कर जाएं, इस एग्ज़ाम को हम क्रैक कर सकें और कौन कौन सी बुकें पढ़ें, इसके इन बुकों की पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमें यूपी पीजीटी हिस्ट्री में प्रवक्ता बनने के लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कब से कब तक इसका एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल किया जा रहा है और जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आदि के लिए इसमें फी का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये समझेंगे। आप देखते हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी का अर्थ होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये रिक्रूटमेंट जो है ये 2021 का है, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है जिसे आप देख रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये है इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। इसके बाद से यह जो है इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसकी एलिजिबिलिटी है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए की डिग्री पूरी कर चुके हों और आपकी आयु 21 वर्ष हो गई हो। इसमें मिनिमम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु की कोई लिमिट नहीं है। इस एज की गणना किस डेट को होगी कि आप 21 वर्ष के हुए कि नहीं हुए, 1/7/2021 को आपकी आयु 21 वर्ष हो जानी चाहिए। क्लियर हुआ। और आप ग्रेजुएट पास हो किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ जिस सब्जेक्ट के आप पीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं, प्रवक्ता जिस विषय का बनना चाहते हैं, उस विषय में आपने एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएट पीजी किया हो। क्लियर हो गया। किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके भरने का समय ये कब से कब तक है, तो इसके भरने का समय 16/3/2021 से लेकर कब तक है, 11/4/2021 तक है। आपने देखा ये कि 16/3 से लेकर 11/4/2021 तक इसके डेट को एक्सटेंड कर दिया गया। पहले यह जो था ये 4/4 तक ही इसका लास्ट डेट था, इसे एक्सटेंड करके 11/4 कर दिया गया है। पेमेंट फी जो लेटेस्ट फी सबमिशन का डेट है वह 13/4/2021 है। कंप्लीट फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वह 15/4/2021 है। ये बातें आप समझ गए। अब इसके बाद से जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनके लिए 750 रुपये लगेंगे इसके फी। जो ईडब्ल्यूएस से के कैंडिडेट हैं उनके लिए 650 रुपये लगेंगे। एससी के लिए 450 और एसटी के लिए 250 फी है, एप्लीकेशन फी है। क्लियर हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि पीजीटी के फॉर्म को कौन फिल कर सकता है। वह स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान दें, वह स्टूडेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए हो, उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में वह एमए होगा उस सब्जेक्ट के लिए वह उस सब्जेक्ट के टीचर बनने, पीजीटी टीचर बनने के लिए वह एलिजिबल है। क्लियर हुआ। यदि आपने हिस्ट्री में एमए किया है तो आप हिस्ट्री के लिए अप्लाई करेंगे, यदि आपने हिंदी में किया है तो हिंदी के लिए अप्लाई करेंगे, इंग्लिश में किया है तो इंग्लिश में, यानी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है उसी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ। उसी सब्जेक्ट के टीचर के लिए, उसी सब्जेक्ट के प्रवक्ता के लिए आप अप्लाई करेंगे। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद से आज जो हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं ये करेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट के सिलेबस को डिस्क्राइब करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। यह जो सिलेबस है वह हिस्ट्री सब्जेक्ट का सिलेबस है।
ये समझिए इतिहास का है। आपने जब इतिहास में एमए किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें किसी भी अन्य योग्यता की ज़रूरत नहीं है। आपकी बीएड हो या ना हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल एमए पास हैं उस सब्जेक्ट में, तो उसके लिए आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप एलिजिबल हैं। जो ये स्टूडेंट इतिहास में पीजी यानी एमए कर चुके हैं वो इस फॉर्म को इतिहास सब्जेक्ट के लिए भरेंगे। और इस प्रवक्ता का सिलेबस क्या है तो कहता है, ध्यान से देखें इधर, इतिहास जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। आप जान ही रहे हैं, इतिहास के स्टूडेंट हैं तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में है कि प्राचीन काल, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत, इसमें केवल और केवल आपको भारतीय इतिहास से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन होंगे। दूसरा हिस्सा इसका होगा प्राचीन भारतीय इतिहास, दूसरा होगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा होगा आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास। क्लियर हुआ? अब प्राचीन भारतीय इतिहास से का टॉपिक पूरा ऐतिहासिक संस्कृति, पूरा ऐतिहासिक संस्कृति। इसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना होगा? पूर्व पाषाण युग, क्लियर, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। पाषाण युग को काल को यानी पाषाण युग को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और इनकी प्रमुख विशेषताएं अब इस के तहत हम पढ़ेंगे कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। जैसे हम जानते हैं कि पूरा पाषाणकालीन काल, पूरा पाषाण काल का युग की प्रमुख विशेषता क्या थी कि लोगों का जो जीवन था वह शिकार पर आधारित था। क्लियर? मध्य पाषाण काल में हमने देखा पशुपालन आ गया। उसके बाद से नव पाषाण काल में हमने क्या देखा कि नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो गई। ये विशेषताएं, इस तरह से जो भी विशेषताएं हैं, ठीक है, वो हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बाद से दूसरा टॉपिक ये देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता। परिचित है इससे आप। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या आपको पढ़ना है? नगर नियोजन, ठीक है, किस तरह से नगरों का नियोजन किया गया था, नगरों की क्या विशेषताएं थी, किस किस तरह के नगर थे, इसकी बसावट कैसी थी, ये सारी चीज़ें नगर नियोजन में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? लोगों के धार्मिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। और उनकी धार्मिक दशाएं, आर्थिक दशाएं, उनके सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। किस किस के? धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद वैदिक काल है। आप जानते हैं कि 1500 बीसी इसे लेकर 500 बीसी के काल को हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 हिस्सों में बांटते हैं, पूर्व वैदिक काल यानी इसे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, 1000 बीसी से लेकर 500 बीसी के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के सामाजिक दशाएं, धार्मिक दशाएं, आर्थिक दशाएं और राजनीतिक दशाएं, यानी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक कालीन लोगों के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन और धार्मिक जीवन के विषय में हम अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ? ये समझ गए हैं? और इस काल के विषय में अध्ययन के लिए आप जान ही रहे हैं, वैदिक साहित्य हैं, वैदिक साहित्यों का अध्ययन करना है और उसी के माध्यम से हम इनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जीवन के विषय में जानते हैं। क्लियर हुआ? अब देखें, धार्मिक आंदोलन 6ठी शताब्दी बीसी के काल को धार्मिक आंदोलन का काल कहते हैं। क्लियर हुआ? 6ठी शताब्दी बीसी का जो काल है, इस काल को हम धार्मिक आंदोलन का काल कहते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे धार्मिक आंदोलन के काल में कि आप जानते ही हैं कि इस 6ठी शताब्दी बीसी में जो धार्मिक आंदोलन हुए वो वैदिक हिंदू धर्म के खिलाफ हुए, वैदिक कर्मकांड के खिलाफ हुए और इसमें लगभग 72 धर्मों का उदय हुआ। इसमें से कुछ प्रखर जो आगे आए
निखर कर आगे आए उसमें महत्वपूर्ण है जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो धार्मिक आंदोलन के काल को पढ़ेंगे, जैन धर्म को पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे, भागवत धर्म को पढ़ेंगे, शैव धर्म को पढ़ेंगे, हिंदू धर्म के विषय में पढ़ेंगे, पुनर्गठन के हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य के योगदान को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? हमने अभी तक जो देखा, ये देखा कि हमने पूर्व ऐतिहासिक संस्कृतियों के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण युग काल, यानी युग पूरा पाषाण युग, मध्य, इसी को काल को युग कह रहा है, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग के विषय में पढ़ेंगे और उनकी इन युगों की विशेषताएं क्या थी इसके विषय में पढ़ेंगे। दूसरी टॉपिक में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, उन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के धार्मिक जीवन और उनके सामाजिक जीवन के विषय में हम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे। वैदिक काल के विषय में मैंने समझा दिया, 1500 से लेकर 500 BC के काल को वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल के विषय में हम पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो हिस्से में पढ़ते हैं। 1500 BC से लेकर 1000 BC के काल को पूर्व वैदिक काल कहते हैं और 1000 से लेकर 500 BC के काल को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों को मिलाकर हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल के लोगों के सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक दशाएं, क्लियर हुआ? धार्मिक दशाएं, आर्थिक दशाएं और राजनीतिक दशाएं, यानी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों के विषय में हम पढ़ेंगे। अब देखिए धार्मिक आंदोलन का काल, अगला टॉपिक देखें। धार्मिक आंदोलन का काल, 6ठी शताब्दी BC के काल को धार्मिक आंदोलन का काल कहते हैं। इस काल को इसलिए धार्मिक आंदोलन का काल कहते हैं कि इस काल में लगभग 72 संप्रदायों धर्मों का उदय हुआ और इस सभी धर्मों, इन संप्रदायों का उद्देश्य था कि समाज के कर्मकांड और धार्मिक आडंबर से बाहर निकला जाए, सामाजिक भेदभाव को दूर किया जाए और एक नए समाज का निर्माण किया जाए। इसमें कुछ प्रमुख जो धर्म थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों के विषय में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भागवत धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य के योगदान को पढ़ेंगे। तो इतने धर्म को याद, भागवत धर्म पढ़ना है, शैव धर्म पढ़ना है, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य के योगदान को पढ़ना है। ये बात आप समझ गए। इसके बाद पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के विषय में आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और इसी वंश का एक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पोता है अशोक। ये विशेष है, इस विशेषकर अशोक का इतिहास ही समझिए कि मौर्य वंश का इतिहास है। तो इसमें मौर्य वंश का इतिहास पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक इतिहास, अशोक का मूल्यांकन, मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास में पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक इतिहास, बिंदुसार के राजनीतिक इतिहास और अशोक का मूल्यांकन करेंगे। क्लियर हुआ? राजनीतिक इतिहास में अशोक का मूल्यांकन, समाज एवं संस्कृति और मौर्यकालीन समाज और समाज एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। क्लियर हुआ? गुप्त राजवंश, गुप्त राजवंश के विषय में जानते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? याद है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था और गुप्त राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो गुप्त राजवंश के राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, क्या पढ़ेंगे? राजनीतिक इतिहास को पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, धर्म पढ़ेंगे, इस काल के दर्शन को पढ़ेंगे एवं इस काल के समाज को पढ़ेंगे। गुप्त काल के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन एवं समाज का अध्ययन करेंगे। गुप्तोत्तर काल में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। गुप्तोत्तर काल के क्या करेंगे? आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। ये कब है गुप्तोत्तर काल? 800 से लेकर लगभग 1200 तक के राजनीति के विषय में, सामाजिक परिवर्तनों के विषय में पढ़े। इसके बाद से चोल वंश का इतिहास पढ़ेंगे। यह है चोल वंश के राजनीतिक इतिहास, चोल प्रशासन
उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति, उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति कब से कब तक, तो 800 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक के बीच के। तो आप समझ गए कि प्राचीन इतिहास में इतनी चीज़ें पढ़नी है। मुख्य रूप से एक हेडलाइंस के रूप में बता देता हूँ, पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, इसके अंदर पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यानी कहें कि पाषाण काल के विषय में और उसकी विशेषताएं पढ़नी है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में पढ़नी है। इसके बाद से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के विषय में पढ़ने हैं। वैदिक काल के विषय में पढ़ने हैं, पूर्व वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक दशाएं, धार्मिक दशाएं, आर्थिक दशाएं और राजनीतिक दशाओं के विषय में पढ़ना है। धार्मिक आंदोलन काल के विषय में पढ़ना है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव धर्म, हिंदू धर्म के पुनर्गठन में शंकराचार्य के योगदान को पढ़ना है। इसके बाद हम मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। मौर्य साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास, अशोक का मूल्यांकन, मौर्य काल के समाज एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। गुप्त राजवंश के राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म, दर्शन, समाज के विषय में पढ़ेंगे। गुप्त के राजनीतिक इतिहास, कला, धर्म एवं दर्शन एवं समाज का अध्ययन करेंगे। गुप्तोत्तर काल में आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे। इसके बाद चोल वंश के विषय में पढ़ेंगे। चोल वंश के राजनीतिक इतिहास, चोल के प्रशासन, उसके बाद से उत्तर भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति के विषय में पढ़ेंगे। कब से कब तक, 800 से लेकर 1200 बीसी के बीच में। क्लियर हुआ। अब देखेंगे मध्यकाल के तहत हम पढ़ेंगे अब तुर्क आक्रमण। क्या पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण। तुर्क आक्रमण में क्या पढ़ेंगे, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, गोरी का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान, उसके बाद से उसकी कठिनाइयाँ, बलबन का राजत्व सिद्धांत, खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार नियंत्रण नीति, भू राजस्व सुधार, दक्षिण नीति। अब देखें कि ये मध्यकाल के कुछ टॉपिक हैं, इसको ध्यान से सुनें और इसे समझने का प्रयास करें कि इसके तहत क्या पढ़ना है आपको, कि तुर्क आक्रमण क्या पढ़नी है। तुर्क आक्रमण में देखें गजनवी के आक्रमण, गोरी के आक्रमण, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में पढ़ने हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान क्या था, कैसे यह दिल्ली सल्तनत की स्थापना पूरी तरह से करता है। रजिया सुल्तान के विषय में पढ़ना है। सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, बलबन का राजस्व सिद्धांत, ये बलबन का राजस्व सिद्धांत, खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्य नियंत्रण नीति, भू राजस्व सुधार, दक्षिण नीति। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में क्या क्या पढ़ना है, तो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्यांकन नीति, बाजार नियंत्रण नीति, भू राजस्व सुधार, दक्षिण नीति। इसके बाद से तुगलक वंश के विषय में पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में पढ़ना है। गयासुद्दीन तुगलक के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है। फिरोज शाह तुगलक, क्लियर हुआ। उसके बाद से तैमूर के आक्रमण एवं उसका प्रभाव, बहमनी राजवंश, विजयनगर, सैयद एवं लोधी वंश, मुगल वंश, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाओं के विषय में पढ़ना है। मुगल साम्राज्य का पतन पढ़ना है। मराठाओं का उद्भव, छत्रपति शिवाजी के विषय में पढ़ना है, कि जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां पढ़नी है। तो आप समझ गए कि मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है।
मुझे विश्वास है कि आप ये पूरी तरह से अब समझ गए हैं कि मध्यकाल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एक बार ऐसे देख लें, पूरी विस्तृत से थोड़े बड़े करके देख लेती हैं। अब तुर्क आक्रमण में पढ़ना है मोहम्मद गजनवी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है, इल्तुतमिश का सल्तनत शासकों में स्थान किस तरह से है, रजिया सुल्तान का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में महत्व, बलबन की प्रारंभिक कठिनाइयाँ, बलबन का राजस्व सिद्धांत, खिलजी क्रांति एवं उसका महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य विस्तार, बाजार मूल्यांकन नीति, भू राजस्व सुधार, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण नीति, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक के जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां, मोहम्मद बिन तुगलक के विभिन्न योजनाएं, मोहम्मद बिन तुगलक का समीक्षात्मक मूल्यांकन करना है, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद से तैमूर का आक्रमण एवं उसका प्रभाव, उसके बाद से पढ़ना है बहमनी वंश, राजवंश, विजयनगर, सैयद एवं लोधी वंश, मुगल वंश में पढ़ना है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एवं औरंगजेब की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, यानी कि मुगल वंश के में हमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाएं पढ़नी है। मुगल साम्राज्य का पतन, मराठा अभ्युदय, छत्रपति शिवाजी जी का जीवन चरित्र एवं उपलब्धियां, इसमें से सभी टॉपिकों पर हमने वीडियो लेक्चर बना रखे हैं। आप हमारे चैनल पर जाएं और आप देखेंगे कि एक मध्यकाल का फोल्डर होगा, एक प्राचीन भारत का फोल्डर होगा और एक जो फोल्डर होगा आपको कि मुगल वंश का होगा, दिल्ली सल्तनत का होगा। ये सारे फोल्डर आपको पड़े हुए हैं, आप वहाँ से आसानी से इसे देखें। और इसके साथ साथ मैं एक और नई योजना शुरू करने जा रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं पीजीटी के पर डे, पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं या जो संभावित प्रश्न हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 25 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला लेकर आऊँगा, जो कि मुझे विश्वास है कि यदि आप इसे रेगुलर करेंगे और बार बार इसे देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आपके स्कोर इस एग्जाम में बेहतर होंगे और आप सफलता के काफ़ी करीब होंगे। जितना मेहनत करेंगे वही आपकी सफलता की कुंजी है। अब इसमें पढ़ने क्या है, इसके बाद हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि किन किन पुस्तकों को पढ़ें, और यदि कुछ पढ़ने में असुविधा हो तो किन चैनलों का सहारा लें, किसी वीडियो का सहारा लेना हो तो कैसे लें, ये सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं, हमने डिस्कस कर लिया प्राचीन भारत से किस किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हमने ये देखा कि मध्यकाल से के किस किस टॉपिक से पीजीटी में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आधुनिक कालीन भारतीय इतिहास से किस तरह से किन किन टॉपिकों से प्रश्न होंगे। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव। अब देखें भारत में किसके विषय में हमें पढ़ने हैं, तो इसमें पढ़ने हैं हमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, भारत में ब्रिटिश शासन के राजनीतिक आर्थिक प्रभाव, सन 1857 के विद्रोह के कारण, स्वरूप और परिणाम, 19वीं शताब्दी में पुनर्जागरण तथा सामाजिक आर्थिक आंदोलन। इसमें पढ़ना है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, अरविंद घोष, एनी बेसेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम से एक ऑडियो लेक्चर, वीडियो और ऑडियो लेक्चर उसमें पड़ा हुआ है। जब जाएंगे यूपी बीओ एग्जाम, उसमें उसका भी सिलेबस यही था कि उसमें पढ़ना था आपको कि क्या पढ़ना था, राष्ट्रीय आंदोलन एवं स्वतंत्रता संग्राम। ये इसका एक वीडियो पड़ा है। महात्मा गांधी का योगदान, इस पे भी वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति, देश का विभाजन और उसके बाद भारत सन 2000 तक के भारत के विषय में पढ़ना है। तो मुझे विश्वास है कि आप सिलेबस समझ गए होंगे। आप सबसे पहले यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो क्लास 6 से लेकर
12 तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? एनसीईआरटी कब तक? तो 6 to 12। क्लियर हुआ? 6 to 12 एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इसके बाद आप जो है अगर पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़नी है। यदि आपको पढ़ने में दिक्कत है, पुस्तक नहीं लेना चाहते हैं और क्या पढ़ें कैसे पढ़ें इसकी प्रॉब्लम ये नहीं समझ में आता, तो हमने एक इसकी भी श्रृंखला शुरू की है एनसीईआरटी की पूरी डिस्क्रिप्टिव और कहाँ से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामों में, उस पर को पूरी तरह से हाईलाइट करके मैंने पढ़ाया है। तो आप एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 जो मैंने पढ़ा दिया है, ये प्रयास करूंगा कि पीजीटी एग्जाम खत्म होते होते मैं 12 तक की हिस्ट्री की पुस्तक को, एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक को खत्म कर दूं। तो इस हमारे चैनल पर आएँ, हमारे चैनल का नाम है EDU राजा पाठक, इसको टाइप करें और इस पर आपको इन सारे टॉपिकों से संबंधित लेक्चर पड़े हुए हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो या किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा कॉल नंबर है 8840871862। क्लियर हुआ? तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप कॉल करके मेरे से सजेशन ले सकते हैं, कौन बुक पढ़ें, कैसे पढ़ें और इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है? इसके बाद आप यूपी पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री की घटना चक्र की पुस्तक पढ़ें। जब इस पुस्तक को पढ़ने आपके पास टाइम हो तो एक और पुस्तक आप पढ़ें। इस पुस्तक का यूपी जो है पीसीएस जीएस के सॉल्व पेपर हैं, लगभग 10 साल के इसमें सॉल्व पेपर हैं। यूपी घटना चक्र, यूपी पीसीएस और यूपीएससी से संबंधित जीएस के हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन हैं उस पुस्तक को आप सॉल्व कर लें। यदि बस इस 3 पुस्तकों को आप कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो आपके ये प्रश्न जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। और हमारे इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे, आप देखकर पीजीटी टीजीटी के क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसके बाद से आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल क्रम से वीडियो देखें। दिल्ली सल्तनत अगर मध्यकाल का वीडियो शुरू कर रहे हैं तो आप पहले गजनवी देखें, गोरी देखें, उसके बाद से दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों को देखें, पुनः मुगल वंश के शासकों को देखें, तो मध्यकाल का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। इसी तरह से प्राचीन काल की सभी लेक्चर देख लें। आधुनिक पर कुछ लेक्चर बने हुए हैं और कुछ नहीं बने हैं। प्रयास करूंगा कि आधुनिक को भी पूरी तरह से आपके लिए पूर्ण कर दूं। आप लेक्चर देखेंगे और प्रैक्टिस कैसे करेंगे, पीजीटी घटना चक्र, पीजीटी टीजीटी की इतिहास की पुस्तक से प्रैक्टिस करेंगे, उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अधिकतम प्रश्न इसी के इर्द गिर्द आते हैं। यदि जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका स्कोर बेहतर हो जाएगा और मुझे विश्वास है कि इतना होगा। एनसीईआरटी पर वर्क कर लें, उसके बाद से घटना चक्र, पीजीटी टीजीटी को के प्रश्नों को लगा लें और यूपी पीसीएस और यूपीएससी पीसीएस एग्जामों में आने वाले इतिहास से संबंधित सभी प्रश्नों को सॉल्व करने घटना चक्र की पुस्तक से, तो मेरा विश्वास है कि आप 100 से ऊपर जो है स्कोर करेंगे। क्लियर हुआ? अगली क्लास में प्रयास करेंगे कि हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं यूपी पीजीटी हिस्ट्री के लिए 25 प्रश्नों का एक सीरीज होगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्न होंगे और उससे ही संबंधित भविष्य में अगले एग्जाम में आपके एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद। अब हम तो यह समझ लिए कि इसका सिलेबस क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है, इस एप्लीकेशन को फिल करने का लास्ट डेट 11/4/2021 है। अब ये प्रश्न उठता है कि इसमें हिस्ट्री पीजीटी में का एग्ज़ाम कितने नंबर का होता है। तो यह एग्ज़ाम जो है 425 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? तो यह एग्ज़ाम 425 नंबर का होता है। क्लियर हुआ? 425 नंबर का यह पेपर होता है। प्रश्नों की संख्या इसमें कितनी होती है? तो प्रश्नों की संख्या 125 होती है। क्लियर हुआ? 400 प्रश्नों की संख्या 125 होगी। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा और कुल 425 अंक का एग्जाम होगा। यह एग्जाम जो है ये केवल और केवल आपके इतिहास सब्जेक्ट से ही होगा। इस 125 प्रश्नों में
केवल और केवल इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस सिलेबस को मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। क्लियर हो गया? कितने अंक का? 425 अंक का। प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 125। क्लियर हुआ? अब जो है इसमें चयन की प्रक्रिया कैसे होती है, थोड़ा सा इसे समझ लें कि चयन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट से एग्जाम देना होगा, जिसमें ये एग्जाम 85% का होगा। 100% प्रक्रिया में 85% जो है एग्जाम रिटन से अंक प्राप्त होंगे और 15% अंक आपको इंटरव्यू से प्राप्त होंगे। क्लियर हुआ? तो इसके बाद आपका एक साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, और उसमें आपको 15% नंबर दिए जाएंगे और उसके बाद से आपकी मेरिट बनेगी। जो स्टूडेंट मेरिट को प्राप्त करेंगे, मेरिट अंक को प्राप्त करेंगे, क्वालिफाई होंगे, उनका सिलेक्शन होगा। क्लियर हो गया? तो आज मुझे विश्वास है कि ये सिलेबस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल।